डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 10th के अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, खिलाफत समिति का गठन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? कलकत्ता, बॉम्बे, लाहौर या मद्रास? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। चलिए बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ। आज हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना और एक समानता की भावना होती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। जो ये लोग होते हैं वह ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत को साझा करते हैं और यह लोग कई बार, जैसे कि हमारे देश में विभिन्न भाषा के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति जो इनका प्रेम होता है वह इन्हें एक सूत्र में बांधा रहता है। भारत में राष्ट्रवाद पनपने के कई कारण थे, जैसे कि साहित्य, लोक कथाएं, गीतों एवं लोक चित्र के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था। इसके अलावा चिन्हों और प्रतीकों के प्रति भी हमारी जागरूकता बढ़ी थी और इतिहास की जब पुनर्व्याख्या हुई तब हमें भारत में राष्ट्रवाद की भावना में उदय हुआ। हम जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का भारत में क्या प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रक्षा संबंधी खर्चे में बढ़ोतरी हो गई थी, जिसे पूरा करने के लिए कर्ज लिए गए और टैक्स बढ़ाए गए और अतिरिक्त राजस्व चुकाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को भी बढ़ा दिया गया था। युद्ध के वर्षों में चीज़ों की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही थी। 1913 से 1918 के बीच में दाम दुगने हो गए थे, जिससे आम आदमी को अत्यधिक परेशानी हो रही थी और ज़बरदस्ती जब सेना में भर्ती किया जा रहा था उससे लोगों को बहुत गुस्सा था। इससे भारत के कई भागों में विद्रोह की भावना भी उपजी थी। भारत के कई लोग उपज खराब होने से भी और भोजन की कमी हो गई थी, जिससे भी वे लोग परेशान थे। इसके साथ हम देखेंगे कि फ्लू की महामारी ने समस्या को और गंभीर कर दिया था। 1921 की गणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण लगभग 120 लाख से 130 लाख के आधार पर लोग मारे गए थे और जब 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तब भारत में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से स्वशासन की मांग की, जिसे ठुकरा दिया गया और भारत में रॉलेट एक्ट जैसा कानून लाया गया। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली व शौकत अली ने की थी। यह शुरुआत महात्मा गांधी ने उसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। युद्ध के कारण जो संबंधी खर्चे थे उसकी वजह से जो आम जनता थी उसमें काफ़ी ज़्यादा असंतोष की भावना थी। फिर हम देखते हैं कि सत्याग्रह क्या है। सत्याग्रह हम सभी को पता है एक बहुत प्रमुख विचारधारा है। सत्याग्रह का अर्थ है यह सत्य और अहिंसा पे आधारित एक तरीके का जन आंदोलन करने का रास्ता है। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह पे बल दिया था। गांधी जी का मानना था यदि कोई मकसद सही मकसद के लिए लड़ रहा है तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की ज़रूरत नहीं है। अहिंसा के माध्यम से भी भारत में एक सत्याग्रही की जीत हो सकती है। महात्मा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह के कब प्रारंभ हुआ था ये हम देखेंगे। 1915 में जब वे दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तब उन्होंने वहाँ पे बिहार में चंपारण में 1917 में नील की खेती करने वाले किसानों को सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया था। हम जानते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसे काला कानून भी कहा जाता है। इसमें राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान था। यह भारत की राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए था। इसने भारतीय नागरिक की आज़ादी पे प्रहार किया था और इस सबसे बड़ी बात यह थी कि भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर पारित किया गया था। इसके क्या परिणाम हुए थे? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 6 अप्रैल को एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया था। विभिन्न शहरों में अनेक प्रकार की रैलियां और जुलूस भी निकाले गए थे। कई दुकानें बंद कर दी गई थी। फिर हम देखते हैं कि जब हमें प्रतिक्रिया के रूप में स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और उनको जेल में बंद कर दिया गया था। रॉलेट एक्ट को जब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में पारित किया गया था तब भारतीय सदस्यों ने इसका उसी समय समर्थन नहीं किया था, लेकिन यह पारित हो गया था। 6 अप्रैल जब 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जब गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की तब अंग्रेजी हुकूमत ने राष्ट्रवादियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए और कई नेताओं को बंदी बना दिया। जालियांवाला बाग का कांड भी इसी की जो घटना है वह भी रॉलेट एक्ट के विरोध में की गई एक घटना थी।
10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई थी। इसके कारण वहां पे लोगों ने सरकारी संस्थाओं पर आक्रमण किए और अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया था। इसकी कमान जनरल डायर के हाथों में सौंपी गई थी। जालियांवाला बाग का जो दुखद कांड था वह 13 अप्रैल को हुआ था, जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी। इससे बहुत सारे लोग सड़कों पर आ गए। जब ये जिस तरीके की जो घटना हुई थी उसके बाद बहुत सारे लोग सड़कों पर आ गए और लोगों ने इसमें के खिलाफ सरकार के खिलाफ ये जो इतना क्रूर रवैया था उससे चारों तरफ हिंसा फैल गई थी। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था क्योंकि वह हिंसा नहीं चाहते थे। हम देखेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन किस तरीके से उठाया गया था। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज में महात्मा गांधी जी ने लिखा है कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित था क्योंकि भारतीयों ने उनका सहयोग किया और उनके सहयोग के कारण ही अंग्रेज हुकूमत कर पाए थे। यदि भारतीय उनका सहयोग बंद कर दें तो अंग्रेजी राज एक साल के भीतर ही खत्म हो जाएगा और वहां पे स्वराज वापस आ जाएगा। गांधी जी का विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग करना बंद कर देंगे तो अंग्रेजों के पास कोई भारत को छोड़ के जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। हम देखेंगे असहयोग आंदोलन के कारणों के बारे में। अचानक से असहयोग आंदोलन शुरू होने के प्रमुख कारण जो हमें दिखते हैं वह है प्रथम महायुद्ध। जो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो अंग्रेजों ने भारतीय जनता का आर्थिक और शोषण किया है उसे जनता काफ़ी ज़्यादा क्रुद्ध हो चुकी थी। इसके अलावा जब अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने के लिए मुकर गए थे वे लोग। इसके साथ साथ जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ और जालियांवाला बाग का जो कांड हुआ था उसके बाद जनता के प्रति आक्रोश की भावना बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी। असहयोग आंदोलन में लोगों ने अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई कई उपाधियां वापस कर दी। सिविल सेवा, सेना, पुलिस, कोर्ट और स्कूलों का बहिष्कार किया गया। इसके साथ साथ विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार किया गया था। असहयोग आंदोलन में के साथ साथ खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत 1921 में हुई थी। इसमें विभिन्न समूहों ने आंदोलन में हिस्सा लिया था, लेकिन प्रत्येक वर्ग की अपनी अपनी इच्छाएं थीं। लेकिन सभी के लिए स्वराज का अर्थ एक ही था और स्वराज का ही अर्थ सबको चाहिए था। फिर हम देखेंगे कि फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि चौरी चौरा की घटना हो गई थी। फरवरी 1922 में गांधी जी ने जब उकसावे के कारण जब पुलिस ने लोगों पे गोलियां चला दी और लोग अपने गुस्से में हिंसक हो गए और पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी। इस घटना से गांधी जी ने दुखी होकर यह आंदोलन वापस ले लिया। फिर हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ और कैसी स्थिति रही थी। 1921 के अंत आते आते कई जगह पर यह आंदोलन हिंसक होने लगा था। फरवरी 1922 में हमने देखा कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। फिर हम देखते हैं कि 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी हुई और उनके ऊपर जो संघर्ष चला आ रहा था वह समाप्त हो गया। उसके बाद दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया। फिर हम देखेंगे 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर द्वारा की जाती है। 1930 में दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। फिर 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं। 1931 उसी समय दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है और जब यह सम्मेलन विफल हो जाता है तो 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस से शुरू होता है। इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि जब नमक एक मूलभूत आवश्यकता थी जिस पर अंग्रेजों द्वारा टैक्स लगाया जाता था, तब उस समय गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। उसके अलावा गांधी जी ने 1930 में लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 11 मांगे रखी थी। यह मांगे उद्योगपति से लेकर किसान तक के विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक के कर को ही मना करने की थी, लेकिन लॉर्ड इरविन ने इस किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थे और 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी द्वारा नमक यात्रा की शुरुआत हुई और 6 अप्रैल 1930 को नमक बना के कानून का उल्लंघन किया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। देश के विभिन्न हिस्सों में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक अपने अनुयायियों के साथ यह आंदोलन शुरू किया गया था।
ग्रामीण इलाकों में गुजरात के अमीर पाटीदार, उत्तर प्रदेश के जाट ये आंदोलन में सक्रिय थे और इसके साथ साथ अमीर समुदाय भी इसमें शामिल थे। व्यापारियों तथा उद्योगपतियों ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन के में विभिन्न हिस्सों में नमक कानून का उल्लंघन किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और इसके साथ साथ जो वन कानून थे उसका भी उल्लंघन किया गया था। हम देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों ने न केवल अंग्रेजों का सहयोग ना करने की बल्कि वहाँ के उनके जो कानून थे उनके भी उल्लंघन करने की के लिए आह्वान किया। इसके साथ साथ इसमें देश के विभिन्न हिस्सों में हजारों लोगों ने कानून तोड़ा था ये और सरकारी नमक कारखानों के लिए प्रदर्शन किए थे। इसमें विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार किया गया और लगान और कर चुकाने से भी इनकार कर दिया गया था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें औरतों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया था। हजारों औरतें महात्मा गांधी जी की बातें सुनने के लिए यात्रा के दौरान घर से बाहर आती थी। उन्होंने जुलूस में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों का विरोध किया। इसके साथ साथ कई महिलाएं जेल भी गई थी और उन्होंने राष्ट्र की सेवा को अपना पवित्र दायित्व माना था। फिर हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी। कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रहियों पर आक्रमण किया गया और महिलाओं और बच्चों की भी लगभग पिटाई की गई थी, जिससे आंदोलन में काफ़ी ज़्यादा हिंसा सरकार की तरफ से की गई थी। फिर हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और औपनिवेशिक सरकार ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी। लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करना शुरू कर दिया और आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कठोरता से काम किया। हजारों लोग जेल गए, गांधी जी को भी कैद कर दिया गया। और अब सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें जनता भी बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेने लगी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की कुछ सीमाएं भी थी। इसमें अनुसूचित की जो जनजाति थी वह भागीदार नहीं थी क्योंकि उनकी हितों की अनदेखी कांग्रेस कई सालों से कर रही थी। मुस्लिम संगठनों द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन में कोई खास उत्साह नहीं दिखाया गया था क्योंकि कांग्रेस हिंदू सभा जैसी चीज़ों के संगठन से वे एक दूसरे उनके बीच में धार्मिक कट्टरता बढ़ गई थी। इसके अलावा दोनों समुदायों के बीच में संदेह और अविश्वास का भी माहौल बना हुआ था। फिर हम देखेंगे कि ऐसे कारक जिन्होंने सामूहिक अपनेपन के भाव को जगाया था और सभी भारतीयों को एक किया था, जैसे कि चित्र एवं प्रतीक। भारत माता की जो छवि थी जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बनाई गई थी, इसके राष्ट्र को पहचान मिलने में मदद मिली थी। दूसरी चीज़ें हैं लोक कथाएं। राष्ट्रवादी घूम घूम कर लोक कथाओं का संकलन करने लगे। ये कथाएं संस्कृति की सही तस्वीर पैदा करती थी और राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अतीत में गौरव के भाव को पैदा करती थी। इसके अलावा जो झंडा जैसे जो चिन्ह थे, इनका सर्वप्रथम बंगाल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन में एक तिरंगे का प्रयोग किया गया और 1921 आते आते महात्मा गांधी जी ने नए झंडे को तैयार किया था। फिर हम देखते हैं इतिहास की पुनर्व्याख्या की गई और भारतीय इसमें गर्व महसूस करने लगे जब भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाने लगा। अनेक गीत जैसे वंदे मातरम जैसे गीतों से मातृभूमि की स्तुति की गई। बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न था खिलाफत समिति का गठन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। तो इसका उत्तर है बॉम्बे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।